निशी के पापा, सूरज सर पर चढ़ाया है। ऐसी सड़ी गर्मी पड़ रही है लेकिन आपको उठना नहीं है। अरे उठ रहा हूँ भाग्यवान, तुम भी ना सुबह सुबह अपना टैप रिकॉर्डर लेकर चालू हो जाती हो। अरे कभी तो शांत रहा करो। अरे शर्म करो कुछ तो। एक तो खुद ही सो रहे, ऊपर से बच्चों को भी अपने साथ सुला रखा है। वो देखो ममता भाभी की प्रीति नहा धोकर शिव जी को अभिषेक करके आई, मंदिर भी हो आई। और एक ये है हमारे बच्चे, इन्हें तो खुद शिव जी आकर जगाए ना तो भी ना जगे। मम्मी भगवान के भागे थोड़ी ना जा रहे, हम भी अभी चले जाएंगे मंदिर। अगर मंदिर हो भी आई तो ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया प्रीति ने? तभी तो देखो उसे कितने अच्छे घर का लड़का मिला है। और एक तू है, तेरे लिए लड़का ढूंढ ढूंढ कर मर गए, कोई लड़का तुझे पसंद ही नहीं आता। पता नहीं कौन सा प्रिंस चार्ल्स आएगा तेरे लिए। निशी बिस्तर पर खड़े होकर नाचने लगती है। अरे मम्मी प्रिंस चार्ल्स ही आएगा, अब परेशान क्यों होती हो? चलो अब उठी गई हो ना तो फटाफट से आलू छिल्ले उबाल कर रख दिए। मम्मा आज फिर से आलू उबाल कर रख दिया। देखो देखो मुंह बन गया ना। अरे लड़की, तेरे जैसी उम्र में हमारे दो दो बच्चे हो गए थे। एक ये, इनसे आलू की चिप्स पापड़ नहीं बनाए जा रहे। एक कप चाय पिला दो रीना जी। उठ गए महाशय, तो आप भी चलिए हमारे साथ छत पर, तभी चाय और कॉफी मिलेगी। अरे आदमी गर्मी के मारे भस्म हुआ जा रहा है और इनको इस 50 डिग्री में चाय चाहिए। देखो ममता भाभी की प्रीति ने एक बोरी आलू के पापड़ यूं बनाकर फेंक दिए। एक ये हमारे ढीठ निकम्मे बच्चे। ठीक है मम्मी, चलो जल्दी हम चल रहे हैं, नहीं तो थोड़ी ही देर में विनीता चाची की कम्मू, मधुताई की बिन्नी और तो और अर्चना मामी की नेहा के भी एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। तो ये था कानपुर में कृष्णा नगर में रहने वाला रीना और सुरेश जी का परिवार। परिवार में दो प्यारे प्यारे बच्चे निशी और मोनू भी थे। जहाँ एक तरफ निशी को शादी से ज्यादा अपनी पढ़ाई की चिंता थी, तो वहीं मोनू का दिमाग सिर्फ खेल में लगा रहता था। सुरेश जी बड़े ही सीधे स्वभाव के इंसान थे, इसलिए रीना जी को लगता था कि उनके बिना घर नहीं चल सकता और पूरे ब्रह्मांड के बराबर बोझ लेकर वो अपना घर चला रही थी। अरे जब मैंने कहा है तब देख कर आओ ना, वो लड़का देख कर तो आओ, आपसे जाया नहीं गया। आप देखो यहाँ लेटे लेटे टीवी देखी जा रही है। अरे रीना जी काहे इतना कलेश कर रही हो? अरे एक ही तो छुट्टी मिलती है, लेकिन नहीं उसमें भी आपको कलेश ही करना है। चलो मैं चला अपने दोस्तों के साथ। हाँ आपको तो बस बहाना चाहिए, लेकिन आप कहाँ हमारी सुनोगे। अरे लड़की पूरी 23 की हो गई है, जाने कब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी और उसके लिए लड़का देखना शुरू करोगी। सुरेश जी चप्पल पहनते और शर्ट के बटन लगाते हुए कहते हैं, जिस दिन मेरी बिटिया कह देगी बस उसी दिन। इतना कहकर सुरेश जी घर से निकल जाते हैं। जहाँ एक तरफ सुरेश जी के विचार थे कि बच्चे की शादी तभी हो जब वो चाहे, लेकिन रीना जी थी कि एक टिपिकल माँ, उनकी बेटी का रिश्ता उसकी इच्छा नहीं बल्कि पड़ोसी की बेटी के रिश्ते पर डिपेंड करता था। अब जब पड़ोस वाली ममता भाभी की बेटी प्रीति का रिश्ता हो गया तो फिर अपनी निशी का तो होना ही चाहिए ना। एक दिन शाम को निशी अपने रूम में बैठे हुए पढ़ाई कर रही थी, तभी एक बॉल उसकी खिड़की के कांच को तोड़ते हुए अंदर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अभी अभी यहाँ से हटी थी, नहीं तो ये कांच सारा मेरे ऊपर ही होता। कौन है जिसको इतना क्रिकेट चढ़ा हुआ है? रुको आज देखती हूँ। निशी जब नीचे झांकती है तो देखती है मोनू कुछ लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। रुक जा मोनू, आज तो तुझे मैं ही बताती हूँ। अरे नहीं दीदी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। निशी गुस्से में झाड़ू लेकर मोनू को मारने नीचे जाती है। अरे कहाँ जल्दी बिटिया रानी, ये झाड़ू लेकर हाथ में और झांसी की रानी बनकर। मम्मी आप तो चुप ही रहिए बस प्लीज। अरे आखिर क्या हुआ बेटा? ये सब ना आप ही का किया धरा है। आपने मोनू को इस कदर सर पर चढ़ा रखा है। कभी उससे पढ़ने लिखने के लिए कहती हूँ क्या? नहीं ना। कभी घर के कामों के लिए कहती हूँ। देखो आज फिर से ऊपर वाली कमरे की खिड़की का कांच टूट गया। क्या खिड़की का कांच टूट गया? अरे इस नाच पीटी को तो आज मैं देखती हूँ। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। फिर एक तरफ जहाँ रीना जी हाथ में चप्पल लिए है तो दूसरी तरफ निशी झाड़ू, और उसे लेकर दोनों माँ बेटी आज मोनू की हजामत बनाने के लिए गली में पहुंचती है। अपनी मम्मी और बहन को आता देख मोनू एक लड़के के पीछे छिप जाता है। भैया मुझे बचा लो ना, आज मुझे सिर्फ आप ही बचा सकते हो। अरे लेकिन हुआ क्या छोटे तुझे अचानक से? उस सामने से देख रहे हो ना जो दो औरतें आ रही है, वो मुझे सीधे चंडी का अवतार नजर आ रही है। मुझे बचा लो भैया प्लीज। अरे क्या हुआ आंटी, आप इस तरह गुस्से में क्यों लग रही है? अरे आज इसने फिर से क्रिकेट खेलते हुए खिड़की का कांच फोड़ दिया।
अब हम हर रोज खिड़की का कांच बदलवाए या फिर अपनी बेटी की शादी करें? क्या माँ, अब यहाँ पे चालू हो गई, हद है मतलब। आप मेरे भाई को मेरे हवाले कर दीजिए, हम उसके साथ जो करना होगा कर लेंगे। अच्छा मोनू, ये तेरी माँ और बहन है और तू इन्हें चंडी का अवतार कर रहा था। अरे छोटे, देखिए आप दोनों के हाथ में इतने अस्त्र शस्त्र और हथियार देखकर तो मैं उसे आपके हवाले नहीं कर सकता। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो शॉट मैंने मारा था। तभी अमोल के पीछे छिपा हुआ मोनू कहता है, देखा सुनिया दीदी, मैंने नहीं मारा शॉट, ये शॉट तो अमल भैया ने मारा है। चल, अभी तो मैंने तुझे छोड़ दिया, तो घर तो आएगा ना, तब तुझसे निपटती हूँ। आज ही कोचिंग और कॉलेज से तेरा नाम कटवा रही हूँ। क्या मतलब है तेरी महंगी महंगी फीस भरकर? वैसे भी तेरी बहन की शादी के लिए दहेज भी इकट्ठा करना है। तेरे पापा तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे, सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर तो है। चलो मम्मी, आप भी ना शादी पुराण लेकर हर जगह बैठ जाती हूँ। अब आए दिन निशी देखती है कि अमोल गली के बाकी बच्चों के साथ कभी क्रिकेट कभी बास्केटबॉल खेल रहा है। सारे के सारे मिलकर इतना होड़दंग करते हैं कि निशी का पढ़ना भी दुबर हो जाता है। अरे यार, मेरे कल एग्जाम है और ये बच्चे भी न जाने कितना ही शोर मचाते। ये लोग पहले क्या कम शोर मचाते थे? क्या ऊंट जैसा लड़का भी लोगों के साथ खेलता है? पता नहीं क्या ही नल्ला आदमी है ये, न काम न धंधा न कोई जॉब, बस खेलते ही दिखता है ये हमेशा। जाने क्या ही करेगा ये अपनी लाइफ में। चलो मैं तो चली वाणी के घर पढ़ने, इसने तो मुझे पढ़ने ही नहीं देना आज। निशी तैयार होकर अपनी दोस्त के घर के लिए रवाना होती है। मम्मी मैं जा रही हूँ वाणी के घर पढ़ने। क्यों भाई, अब अपना घर छोटा पड़ रहा है क्या? आजकल माहौल वैसे ही खराब है, लड़कियां लड़कों के साथ ही भागी जा रही है। मम्मी आप भी ना कभी कुछ अच्छा बोलोगी कि नहीं? मुझे जाने दो मेरी माँ। इतना कहकर निशी जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने अमोल खड़ा होता है। वो आपके छत पर हमारी बॉल आई है, प्लीज दे दीजिए ना। निशी गुस्से में घर के बाहर बिना कुछ जवाब दिए निकल जाती है और अमोल घर के अंदर। इधर निशी अपनी दोस्त वाणी के घर पहुंचती है। ओए निशी, तू भूल गई क्या, कल हमारे एग्जाम है? अरे मुझे एग्जाम का याद है, तभी तो आई हूँ यार। ऐसे पागल पागल लोग पल्ले पड़ जाते ना, पूछो मत। हुआ क्या, बताओ तो सही। अच्छा रुक, पहले तू ये ठंडा पानी पी, फिर मुझे बता क्या हुआ है। हमारी इतनी कूल से रहने वाली निशी का टेम्परेचर आज इतना हाई क्यों है? क्या हुआ यार? अरे मेरे पड़ोस में एक लड़का आया है, पता नहीं जाने कहाँ से आया है, पूरा दिन खेलते रहता है और उसने सारे बच्चों को इतना खिलाड़ी बना दिया ना कि सारे बच्चे पूरा दिन कभी क्रिकेट कभी बास्केटबॉल कभी वॉलीबॉल कभी कबड्डी कुछ न कुछ खेलते ही रहता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो पागल हो गई क्या वाणी? उनके खेल के चक्कर में मेरी पढ़ाई की बैंड बजी हुई है, मैं पढ़ ही नहीं पाती। अरे लेकिन रहने आए हैं, मतलब खुद से लिया है या किराएदार? मुझे उस बंदर के बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही पता करना है। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर खून खौल जाता है। अरे उम्र में 27-28 से बिल्कुल भी कम नहीं होगा, लेकिन कुछ करता ही नहीं है, एकदम नल्ला है नल्ला। अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा ऐसा क्या? चल ठीक है यार, अपने को क्या करना है, हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं, कल एग्जाम है ना। वाणी मुझे भी ना कल के एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है। वैसे मेरी तैयारी तो पूरी है, लेकिन कॉलेज में लास्ट ईयर में मैं कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इस बार गोल्ड मेडल ही मिले। अरे तुझे ही मिलेगा मेरी जान, तू क्यों चिंता करती है, तेरी इतनी पढ़ाई ऐसे बेकार थोड़ी ना जा। इधर निशी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी और उसके बाद आगे पीएचडी की प्लानिंग कर रही थी। अगर भूल से कभी रीना जी शादी का कह भी देती तो निशी का गुस्सा देखने लायक होता था। फिर एक दिन निशी अपने घर से रेडी होकर मार्केट के लिए जा रही थी। आज तो वाणी के साथ मस्त शॉपिंग करूंगी। तभी उसे गली के कोने पर अपनी सहेली दिव्या दिखाई देती है। निशी, अरे दिव्या तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कितनी बार बताया था, मेरी बुआ जी भी तेरी गली में रहने आ गई है। अच्छा तूने बताया होगा, लेकिन मेरा शायद ध्यान नहीं था, मुझे सच में बिल्कुल याद नहीं है। कैसे याद होगा पढ़ाओ को मैडम। अच्छा चल कोई ना, इसी बहाने मुलाकात भी हो गई। एग्जाम कैसे रहे? पता नहीं, अब जाने कब मिलना होगा। हाँ यार, पोस्ट ग्रेजुएशन तो अब हो चुका, आगे देखते हैं क्या करना है। तू तो ऐसे कह रही है तो फिर से एक नई और डिग्री की शुरुआत कर देगी। बस वही समझ। तुझे शादी वादी नहीं करनी क्या? नो वे। मेरी तो बस नवंबर में शादी है। क्या तेरा रोका हो गया? उसी सिलसिले में मम्मी के साथ बुआ के घर आई थी। अच्छा, तेरी बुआ का घर कौन सा है दिव्या? पूरा ऑरेंज कलर का पेंट है ना। तभी उसे घर से अमोल निकलकर जाता हुआ दिखाई देता है।
एक मिनट दिव्या, ये जो लड़का निकला तेरी बुआ के घर से वो कौन है? वो मेरे भैया है, अमोल भैया। क्या ये तेरी बुआ के बेटे हैं? ऑफ कोर्स निशी। अरे लेकिन वो कुछ करते क्यों नहीं है? मैं तो उन्हें बस पूरे दिन बाहर खेलते हुए देखती हूँ। पागल, वो एमएनसी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो कह रही कुछ करनी क्यों नहीं। उन्हें पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। वो तो इस बार उनकी कंपनी ने उन्हें 6 मंथ का वर्क फ्रॉम होम दिया है, इसलिए वो आए हुए हैं। वैसे उनका जॉब ना पुणे में है। तूने उन्हें कभी देखा भी नहीं होगा। हाँ यार, मैंने इससे पहले कभी देखा तो नहीं। क्योंकि बुआ फूफा के भी 3 साल पहले ही तेरी कॉलोनी में रहने आए हैं, और भैया तो 5 साल से पुणे में है। बीच में कभी 1-8 बार उनका 1-2 दिन के लिए आना हुआ है। तू कह रही है तेरे भैया एमएनसी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन मैं तो उनको पूरा दिन यहाँ गली में खेलते हुए ही देखती हूँ। उनका ना ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट है। कुछ पता है ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट के बारे में? शाम को 6 बजे से रात के 3 बजे तक होती है। चल मैं चलती हूँ, मम्मी और बुआ इंतजार कर रही होंगी। अब तो निशी की सोच अमोल के लिए बिल्कुल बदल चुकी थी। अब निशी के मन मयूर नाचने लगे। वो जब भी अमोल को देखती तो सोचती, हाय कितना टैलेंटेड लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मैं उसे क्या क्या कहती थी। फिर एक दिन माँ मोनू की पिटाई कर रही थी। आज मैं तुझे देखती हूँ, आज तेरा ये सारा खेल बंद करवाती हूँ। आजा बेटा, आज तेरा ये बैट बचेगा या फिर मेरी चप्पल। मम्मी की जोरदार मीठी वाणी सुनकर निशी भागी हुई आती है। अरे क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे वो लड़का है नल्ला, एकदम नल्ला, न खुद पढ़ा लिखा न दूसरों को पढ़ने देता है। आज तो मैं इस मोनू की टांगे तोड़ दूंगी। ऐसे नहीं है अमोल भैया, ऐसे नहीं है मम्मी, अब भी न जाने क्या क्या कहती रहती हो। हाँ वो तो बड़ा ही 30 मार खा है। तू पूछ तेरी बहन से कितना होशियार है वो लड़का। अब कुछ नहीं जानते उनके बारे में। हाँ तेरा अमोल भैया बहुत बड़ा इंजीनियर है ना जैसे। अब निशी को इस समय बोलना किसी भी हिसाब से ठीक नहीं लगा तो उसने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि ये सारी लगाई हुई आग उसी की तो थी। थोड़ी देर बाद जब मामला शांत होता है तब, वैसे कैसे है तेरा अमोल भैया? अब आप क्यों पूछ रही हो? ये सब आपके कारण हुआ है दीदी, आपके कारण कोई मेरी बात सुनता नहीं है। अच्छा जी, मेरे कारण हुआ ये सब, तो इसका मतलब मुझे ही सुधरना पड़ेगा। अब निशी अगले दिन से घर के सारे काम भाग भाग कर करना शुरू करती है। कभी निशी बर्तन साफ करती, कभी निशी चपातियां बनाती, कभी पौधों में पानी देती, तो कभी निशी कपड़े धोती। फिर एक दिन, निशी बेटा तुझे हुआ क्या है? तू वास्तव में ही एकदम रानी बेटी बन गई है। हाँ मम्मी, वो मैंने अब सोच लिया है कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो अब आगे का आप लोग सोचिए क्या करना है। हम क्या सोचेंगे बेटा, इतने सालों से तेरी शादी के पीछे पड़े थे, लेकिन तेरा ही मन नहीं था। अब मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं तेरी शादी तभी करूंगी जब तू कहेगी, और तेरी पसंद के लड़के के साथ ही होगी तेरी शादी। हे भगवान, ये क्या कह रही हो मम्मी? तब मेरा मन नहीं था, अब भी आप मेरे मन को नहीं समझ पा रही हैं। क्या सोच रही है बेटा? नहीं कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। मैंने ना आज आपके लिए बढ़िया कोफ्ते बनाने का प्लान किया है। वाह, मैं तो वारी जाऊं अपनी निशी पर। ऐसे बच्चे कहाँ ही होते आजकल। तो एक काम कर बेटा, मंदिर में कीर्तन होना है, थोड़ा सा भोग प्रसाद बना दे। क्यों नहीं मम्मी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब ऐसी गर्मी में निशी की भोग प्रसाद और कोफ्ते बना बनाकर हालत खुद कोफ्ते जैसी हो जाती है। फिर भी निशी सबके लिए बढ़िया प्रसाद बनाती है। मंदिर में सब निशी के बने हुए भोग प्रसाद की बहुत तारीफ करते हैं। निशी, आज का भोग तो बहुत अच्छा बनाया था तूने, सबने बहुत ज्यादा तारीफ की, मेरा तो दिल खुश हो गया। लाओ मम्मी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आप मंदिर से आते हुए थक गई होंगी ना। अरे अरे, ये क्या हो गया है मेरी बिटिया को? हैं? चल तुझे झाड़ा लगवा कर लाती हूँ। रीना जी निशी के माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करती है। निशी रीना के पैर दबा रही है, तभी सुरेश जी घर आते हैं। ले निशी, ये तेरे लिए शास्त्री मार्केट की फेमस बल्ला चाट। इसकी क्या जरूरत है, मैं घर पर बना लेती ना। रीना और सुरेश जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। बेटा तू ठीक तो है ना? आजकल क्यों इतना काम कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तेरी माँ ने कुछ कहा है क्या? हाँ हाँ, आप मुझ में ही दोष देखना हमेशा, मैंने ही कुछ कहा होगा उससे। आपने ये तो नहीं कहा कि पहले ये बिल्कुल भी काम नहीं करती थी और अब पूरा दिन मेरी मदद करती है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है और मुझे मेरे फर्ज से कोई पीछे हटने नहीं दे सकता।
वैसे प्रीति ने पिछली बार 1 बोरी के पापड़ चिप्स बनाए थे ना मम्मी, इस बार मैं 2 बोरी बनाऊंगी, वो भी अकेले। तू इतनी ज्यादा परेशान मत हो बेटा, क्यों इतना सर दर्द ले रही है? तुझे अपनी माँ की कोई बात दिल पर लग गई है क्या? नहीं ना पापा, ये तो मेरा इस घर के प्रति कर्तव्य है जो मुझे निभाना है, इसमें परेशानी कैसी? मैं आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। निशी दोनों के लिए पानी लेने चली जाती है। रीना जी और सुरेश एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। तुम्हें सपनों की दुनिया की पड़ी है और मुझे चिंता है उसकी। कल ही उसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अच्छा सुनो, एक लड़का है, मुझे किसी जानने वाले ने बताया, देखो जरा कैसा है और निशी के लिए कैसा रहेगा। ये लड़का तो बड़ा जाना पहचाना लग रहा है मुझे। तुम्हें तो सारे जाने पहचाने लगते हैं। अरे पूरा दिन गली में जो दौड़ लगाती रहती हो। तभी निशी भी शरबत लेकर आती है। लो पापा, ये पानी और ये बेल का शरबत। लेकिन बेटा सिर्फ पानी पिला देती ना। लो जी लो। अच्छा बेटा, ये फोटो देख जरा, तेरे लिए रिश्ता आया है। लेकिन निशी फोटो देखने से पहले ही फोटो फाड़ कर फेंक देती है। नहीं नहीं, मुझे बस आप लोगों की सेवा करनी है मम्मी पापा, आपके चरणों में मेरा स्वर्ग है। अब निशी अगले दिन से तेज चटक धूप में 2 बोरी की चिप्स पापड़ बनाना शुरू करती है। करते करते लगभग 1 महीना निकल जाता है। फिर एक दिन सुरेश जी और रीना जी निशी को अपने पास बिठाते हैं। बेटा बता, तूने तो हमारा दिल खुश कर दिया है, कितने अच्छे से घर संभाल लिया है। ये बता तुझे क्या चाहिए? हाँ हाँ बोल बेटा। पापा, मेरी शादी अमोल से करा दो ना। कौन है ये अमोल? फोटो दिखा। अमोल से शादी? रीना जी आंखें तैरती हुई कहती है। निशी जल्दी से अमोल का सोशल मीडिया से फोटो निकाल कर दिखाती है। अरे इसी लड़के का तो फोटो लेकर आया था जो तुमने उस दिन फाड़ दिया। क्या? देखो, मैंने कहा था ना, देखा देखा लग रहा है लड़का। अरे अब उसे हमेशा वो सड़ी सी टी शर्ट और चड्डे में ही दिखा है, एकदम फटीचर। क्या सोच कर लाए थे ये रिश्ता? अब तो निशी को भी पसंद है वो छपरी लड़का। अरे रीना जी, वो लड़का बहुत बड़ा इंजीनियर है, पूरे 40 लाख का पैकेज है उसका। हाँ पापा, मुझे सब पता है लेकिन पहले पता होता कि आप उसी का रिश्ता लेकर आए हो तो इतने पापड़ तो ना बेलने पड़ते। प्रेरणा, जिसे अपनी शादी के बाद भी अपने ससुराल में अपने मायके की तारीफ करना बड़ा पसंद है, लेकिन अगर तारीफ सच्ची हो तो अच्छी भी लगे। पर अगर हर बात में अपने मायके को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए बहू कुछ भी बोले तो बेचारे ससुराल वालों का उसकी बातें सुनकर क्या हाल होगा, और क्या कभी कोई प्रेरणा की इस आदत को सुधार पाएगा? चलिए देखते हैं। मम्मी पापा, ये लीजिए, जल्दी से अपना मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा? लेकिन किस खुशी में बेटा? अरे गैस करो ना मम्मी, ऐसी क्या खुश खबर हो सकती है जिसके लिए मैं आपको मिठाई खिलाऊं? सोचो सोचो। सच सच बता, तेरी नौकरी लग गई है क्या? वाह मम्मी, क्या गैस किया है। पूरे खानदान में 23 साल में आज तक किसी की नौकरी नहीं लगी, इतनी कम उम्र में आपकी बेटी को इस सरकारी नौकरी मिल गई है। ये लो भाभी, आप भी इस बात पर मुंह मीठा करो। अरे मुंह तो मीठा करूंगी मैं, लेकिन 23 साल की उम्र में नौकरी लगकर तू इतनी खुश क्यों हो रही है? अरे मेरे खानदान में तो 21 साल में ही मेरे एक भाई की सरकारी नौकरी लग गई थी, और तू नौकरी मिलने पर ये मिठाई लेकर आ गई। मेरे मायके में तो जब भी किसी की नौकरी लगती है ना तो सबसे महंगी वाली मिठाई लेकर आते हैं। तू पता नहीं है कौन सी सस्ती सी मिठाई लेकर आ गई। अरे भाभी, आप कैसी कैसी बातें करती हो? इतनी महंगी दुकान से काजू कतली लेकर आई हूँ और आप कह रही हो कि ये सस्ती मिठाई है। अरे इससे महंगी मिठाई तो उनकी दुकान पर कोई और थी ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इससे महंगी मिठाई आपके मायके वाले और कौन सी लेकर आते होंगे? आप मुझे बता दो, मैं भी लेकर आ जाऊंगी। अरे रहने दे, यहाँ की दुकानों पर ना वो मिठाई मिलती नहीं। उस मिठाई पर तो ऊपर सोने का वर्क होता है, और चांदी के वर्क वाली मिठाई तो मेरे घर वाले खाते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आकर तो सब कुछ बदल ही गया। जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ तब से सोने के वर्क वाली मिठाई खाए हुए ज़माना हो गया। अरे मेरे मायके वाले तो सोने को अपने सामने पिघलवा कर उससे सोने का वर्क बनवाते थे और उसके बाद उसे मिठाई पर लगा कर खाते थे। क्या? अरे बेटा, तू कहाँ इससे बहस कर रही है? एक ये और इसके मायके वाले, ये तो कभी अपनी बात से ऊपर किसी को आने ही नहीं देगी। आज इतनी खुशी का मौका है तो मैं खाने में आज पनीर बनवाती हूँ। तुझे कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, बहुत दिनों से खाया भी नहीं है। आज आप मेरे लिए अपने हाथों से कढ़ाई पनीर बनवाइए ना। हाँ हाँ ज़रूर बेटा, क्यों नहीं। अरे ये क्या, अभी तो आप सभी लोग इतने खुश हो रहे थे कि रक्षिता की सरकारी नौकरी लग गई है, और इतनी खुशी के मौके पर भी आप घर पर खाना बना रहे हो। अरे जब मेरे मायके में कोई खुशी का मौका होता था तो हम तो घर पर हलवाई बिठाते थे।
जब मेरे भैया की सरकारी नौकरी लगी थी ना, तो हमने तो पूरे गांव को खाना खिलाया था, और खाना बनाने के लिए पूरे 15 हलवाई आए थे, और मिठाई बनवाने के लिए तो अलग से हलवाई मंगवाए थे। अब क्या बताएं बेटा, तेरे मायके वालों की तो बात ही अलग है। नौकरी लगने पर पूरे गांव को खाना खिला दिया, तब तो तेरी शादी में पूरे जिले का खाना करना चाहिए था, लेकिन शादी में हमें ज़्यादा लोग तो दिखे नहीं। वो क्या है ना, मुझे ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा को मना कर दिया था कि मेरी शादी में ज़्यादा लोगों को बुलाना मत, वरना तो मेरी शादी में एक जिले के लोग क्यों 10-15 जिले के लोग आ जाते। लेकिन मैंने मना कर दिया, इसीलिए शादी में ज़्यादा लोगों को न्योता नहीं दिया। वैसे भाभी, अगर आप 10-15 जिले के लोगों को शादी में बुलाती तो उन्हें बिठाती कहाँ? उन्हें बिठाने के लिए भी तो फिर 10-15 जिले लगते ना। अरे तो क्या हुआ, मैं कहती तो मेरे पापा उसका भी इंतजाम कर देते। प्रेरणा की ये बात सुनकर तो बेचारी रक्षिता भी चुप हो जाती है। बाप रे बाप, ये भी कमाल की खतरनाक है। इनके पास तो अपने मायके वालों की बढ़ाई करने के लिए हर चीज़ का जवाब है। इसी तरह समय गुजरता है, लेकिन समय के साथ प्रेरणा की आदत तो और ज़्यादा खराब होती जाती है। रक्षिता भी अब शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। प्रेरणा अपने ससुराल वालों के सामने अपने मायके वालों की तारीफों के पुल बांध बांध कर उनका दिमाग और ख़राब कर देती। वैसे आज के घरों के हिसाब से तो हमारा घर बहुत खुला है। घर में पूरे 5 कमरे हैं, वरना आजकल के घरों में ना लोग 2 कमरे से ज़्यादा बनवा ही नहीं पाते। घर की जगह आजकल इतनी कम हो गई है, यहाँ पर तो हमारा घर ही सबसे बड़ा है। अरे कहाँ माँ जी, 5 कमरों का घर कहाँ बड़ा होता है। मेरे मायके में देखा है आपने, पूरे 8 कमरे हैं। हाँ, और वो भी इन कमरों से 3 गुना बड़े। एक कमरे के अंदर 4-4 डबल बेड आ जाए, इतने बड़े कमरे हैं। और हमारे घर के कमरों में तो 1 डबल बेड आ जाए, वही बड़ी बात है। अच्छा किया हमारे घर को देखकर तुम अपने साथ डबल बेड लेकर नहीं आई। हमारे कमरे छोटे हैं ना, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिंगल बेड दे दिया। हाँ, मेरे पापा तो मुझे 5 डबल बेड देने वाले थे। वो कह रहे थे, बेटा तेरे ससुराल में पूरे 5 कमरे हैं, तो मैं हर कमरे के हिसाब से तुझे 1-1 डबल बेड दे देता हूँ। लेकिन जब उन्होंने आपका घर देखा ना, तो बोले, बेटा इनके कमरे तो कितने छोटे हैं, और कमरों के अंदर सामान भी उन्होंने ठूस ठूस कर भर रखा है। इसलिए 5 डबल बेड को छोड़ और ये सिंगल बेड ही ले जा, वरना अगर तू 5 डबल बेड ले गई तो उन लोगों को नया घर खरीदना पड़ जाएगा। हाँ, बस आपका भला सोच कर ही ना मैं अपने साथ 5 डबल बेड लेकर नहीं आई। कितनी अच्छी हो ना तुम प्रेरणा, हमेशा हमारा कितना भला सोचती हो। बेचारा प्रीतम भी उसकी बात का जवाब देते हुए यही कह पाता है। कुछ दिन बाद, अरे कल भी फ्रिज में इतना सारा दूध बचा हुआ था, और आज भी फ्रिज में इतना सारा दूध बचा हुआ है। अरे जब घर में इतना दूध है तो ये लोग दूध पी क्यों नहीं लेते? ए बहू जरा यहाँ आना। आई माँ जी। कहिए माँ जी, क्या हुआ? बेटा घर पर ये इतना सारा दूध बचा हुआ है, इसे पी लो ना, या फिर इससे कुछ बनवा लो। मैं जब भी फ्रिज में देखती हूँ इतना सारा दूध बचा हुआ रहता है। तुम तो कहती हो कि शादी से पहले मैं अपने मायके में इतना इतना दूध पी जाती थी, और यहाँ पर तो तुमसे दूध की एक घूंट भी नहीं भरी जाती। अब क्या करूँ माँ जी, मैं जैसे ही इतने से दूध की तरफ देखती हूँ मेरा दूध पीने का मन ही नहीं करता। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी यहाँ पर सिर्फ 2-3 लीटर दूध रहता है। इतना थोड़ा सा दूध देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने दूध पी लिया और दूध खत्म हो गया तो मैं सबके लिए चाय कैसे बनाऊंगी। मेरे मायके में तो मेरे पापा एक बार में पूरा 5-5 लीटर दूध लेकर आते थे, इसलिए इतना सारा दूध देखकर ना मेरा अपने आप ही दूध पीने का मन करता था। अच्छा, तो मतलब अगर हम 5 लीटर दूध लेना शुरू करेंगे तब तू घर में दूध पीना शुरू करेगी? बेटा तू और तेरे मायके वाले की बातें अब तो मेरे सर के ऊपर से जाने लगी है। अब तो मुझे तेरे साथ कोई बहस ही नहीं करनी। ये सब छोड़ और शाम के लिए खाना बना ले। मैंने दुकान से आधा किलो पनीर लाकर फ्रिज में रख दिया है, और मटर पनीर की सब्जी बना देना। क्या माँ जी, सिर्फ आधा किलो पनीर? अरे इतने से पनीर में बनाऊँ क्या? अरे मैंने तो अपने मायके में कभी 2 किलो से कम एक बार में पनीर बनाया ही नहीं। कम से कम 2 किलो पनीर तो ला कर दीजिए। अरे बेटा 2 किलो पनीर लाकर क्या तुझे पड़ोसियों को खिलाना है? घर में हम हैं सिर्फ 4 लोग, 4 लोगों के लिए 2 किलो पनीर, जितना है उतना बना ले बेटा। हाँ, तो हमारी तुलना ना अपने मायके वालों से कर रही है, पर हम तो इतना ही पनीर खाते हैं, समझी? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे इतना कम पनीर बनाने की आदत ही नहीं है। अगर अच्छा नहीं बनाना तो फिर मुझे मत कहना। सरला आखिरकार अब प्रेरणा की इन हरकतों से परेशान हो जाती है। तभी कुछ दिनों बाद उसकी बेटी रक्षिता अपने मायके आती है। माँ, अभी भी भाभी की आदत सुधरी या नहीं, या फिर अभी भी वो अपने मायके वालों की बड़ाई में लगी रहती है?
बेटा तुझे लगता है कि वो अपनी आदत सुधार पाएगी? अरे उसकी इस आदत को कोई नहीं सुधार सकता। उसकी बातें सुन सुनकर तो अब हर रोज मेरा सर चकराने लगा है। लगता है अब भाभी की अकल ठिकाने लगाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, अब मुझे वैसा ही कोई पात्रा अपनाना पड़ेगा। शाम के समय खाने की टेबल पर, अरे भाभी अपनी खीर बनाकर फ्रिज में ठंडी नहीं की? आपको पता है ना मुझे ठंडी खीर पसंद है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, घर का फ्रिज इतना छोटा है कि बाकी सामान रखने के बाद इसके अंदर खीर रखने की जगह ही नहीं बची। अभी मेरे मायके वाला फ्रिज होता ना तो उसके अंदर ऐसी खीर के 10 डोंगे आ जाते, लेकिन यहाँ का फ्रिज इतना छोटा सा, कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। अरे भाभी कहाँ आप अपने मायके के फ्रिज की बात कर रहे हो? अगर आपने मेरे ससुराल का फ्रिज देख लिया तो आप तो हैरान रह जाओगी। आपके मायके के फ्रिज में तो बस ऐसे 10 डोंगे आएंगे, है ना? मेरे ससुराल की फ्रिज में ऐसे 50 डोंगे आ जाएंगे। अरे आपके मायके का फ्रिज तो मेरे ससुराल के फ्रिज के सामने कुछ भी नहीं है। और ये तो मैंने आपको अपने ससुराल के छोटे वाले फ्रिज की बात बताई, वरना मेरे ससुराल में जो बड़ा वाला फ्रिज है ना, उसके अंदर तो हमारे पड़ोसी भी अपना सामान रख कर जाते हैं। क्या? हाँ। अगले दिन, बहू मुझे मंदिर जाना है, ज़रा एक बार मेरी साड़ी पर प्रेस तो कर दे। मैं खुद ही कर लेती, लेकिन मुझे नहाने में थोड़ी देर हो गई। यहाँ पर बिना सब काम खुद ही करना पड़ता है। मेरे मायके में तो मेरे पापा जी ने घर का काम करने के लिए नौकरों को रखा हुआ था। हमारे घर में ना अलग अलग काम करने के लिए पूरे 5 नौकर थे। और कहाँ ये मेरी किस्मत कि अब मुझे प्रेस करने जैसे काम भी खुद करने पड़ते हैं। मन तो करता है अपने पापा जी को बोलकर 5 नौकर को यहीं बुला लूं, लेकिन आपका घर इतना बड़ा है भी नहीं कि यहाँ पर 5 नौकर काम कर सके। अरे भाभी आपके मायके में बस 5 ही नौकर काम करते थे? मैं तो सोचती थी आपका मायका इतना बड़ा है तो कम से कम आपकी यहाँ पर 15-20 नौकर तो काम करते ही होंगे। इसका मतलब फिर आपका मायका ना मेरे ससुराल से छोटा है, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ने काम करने के लिए पूरे 40 नौकर रखे हैं, हर काम को करने के लिए अलग अलग नौकर। अरे वहाँ पर तो कोई मुझे एक झूठा ग्लास भी उठाने नहीं देता, क्योंकि झूठा ग्लास उठाने के लिए भी अलग नौकर है। कुछ भी हो भाभी, मेरे ससुराल वाले हैं बहुत अमीर, वरना घर में 40 नौकर भला कौन रखता है बताइए? 40 नौकर? हाँ भाभी बस 40 ही रह गए, वरना मेरे ससुर जी ने तो पहले 50 नौकर रखे थे, लेकिन उनमें से 10 नौकर ना बूढ़े हो गए, तो पापा जी ने उन्हें रिटायर कर दिया, और उनके रिटायरमेंट के बाद हर महीने उन्हें पूरी पेंशन जाएगी। आपके मायके वाले भी नौकरों को रिटायर करके उन्हें पेंशन देते या नहीं? देखो अगर नहीं देते ना तो ये बहुत गलत बात है। उन लोगों ने इतने साल तक आपके घर पर काम किया तो उन्हें पेंशन देनी तो बनती है ना। हाँ हाँ हाँ। जो हाल हमेशा प्रेरणा की बातें सुनकर बाकी सबका होता था, वो हाल आज रक्षिता की बातें सुनकर प्रेरणा का हो रहा था। रक्षिता की बातें सुनकर आज तो प्रेरणा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे बोले तो क्या बोले। रक्षिता ने तो आज प्रेरणा के मुंह पर जैसे ताला ही लगा दिया था। अब प्रेरणा को रक्षिता को दिखाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो रात को खाने के टेबल पर अपने मायके वालों की बड़ाई करने के लिए वो कहती है, ये डाइनिंग टेबल कितना छोटा है। मेरे मायके में इतना बड़ा डाइनिंग टेबल था कि उस पर एक साथ 20 लोग बैठकर खाना खा सकते थे, लेकिन इस डाइनिंग टेबल पर तो 6 लोग से ज़्यादा खाना ही नहीं खा सकते। अरे बेटा, जब रक्षिता की शादी नहीं हुई थी तो हम घर में 5 लोग थे, अब इसकी शादी हो गई तो घर में हम 4 लोग रह गए, तो घर में इतना बड़ा डाइनिंग टेबल लाने की क्या ज़रूरत? घर में अगर ज़्यादा लोग होंगे तभी तो बड़ा डाइनिंग टेबल लेकर आएंगे ना। अरे नहीं माँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे तो मेरे ससुराल में भी मेरी सासू माँ, ससुर जी, निशान जी हैं। मेरी ननद की भी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मेरे ससुराल में पूरे 60 लोगों के बैठने वाला डाइनिंग टेबल है। क्या 60 लोग? लेकिन आपके ससुराल में इतने बड़े डाइनिंग टेबल का आप करते क्या हो? अरे भाभी, मैंने आपको बताया तो था, मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ने पूरे 50 नौकर रखे थे, तो पापा जी का मानना है कि घर में काम करने वाले लोग भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खाएं। और अब उनमें से 10 नौकर रिटायर हो गए, तो हमने अब डाइनिंग टेबल को घटाकर 50 लोगों के बैठने जितना करवा दिया, वरना आगे आने वाले समय में अगर घर में काम करने वाले लोग बढ़ेंगे तो हम फिर से अपना डाइनिंग टेबल बड़ा करवा लेंगे। वैसे भी ससुर जी अब उससे भी बड़ा डाइनिंग टेबल लेने की बात कर रहे थे। अभी तक तो फिर भी रक्षिता ने बातों में थोड़ी कसर छोड़ी थी, लेकिन ये बात बोलकर तो उसने प्रेरणा का मुंह बिल्कुल ही बंद करवा दिया। खाना खाने के बाद अब बस आखिरी टास्क बाकी है, वो भी मैं कल तक कंप्लीट कर दूंगी। अब बस आप कल का वेट करो भाभी।
अगले दिन प्रेरणा खाना बनाकर टेबल पर सर्व कर रही थी, तभी उसके सामने उसके भैया भाभी आ जाते हैं। अरे भैया भाभी, आप यहाँ? हाँ भाभी, खुश हो गई ना आप? मैंने सोचा आज आपके भैया भाभी को यहाँ बुलाकर आपको सरप्राइज दे दूँ। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अच्छा भाभी, अब सब लोग आ ही गए हैं तो आप सबके लिए खाना लगा दीजिए ना। प्रेरणा सभी के लिए खाना लगाती है। और बताइए, आपके घर के नौकर ठीक से घर का सारा काम तो करते हैं ना? अगर वो ठीक से काम नहीं करते तो मैं अपने ससुराल से थोड़े नौकर वहाँ भेज दूँ? नौकर? कौन से नौकर? हमारे घर में तो कोई नौकर नहीं है। घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो फिर शायद आपकी शादी से पहले घर में नौकर काम करते होंगे। आपकी शादी होने के बाद घर से नौकरों को हटा दिया होगा। अरे कौन से नौकर रक्षिता, हमारे घर में तो एक भी नौकर नहीं है और ना ही पहले कोई नौकर था। शादी से पहले मम्मी और प्रेरणा घर का काम करते थे, अब मम्मी और प्रिया घर का काम करते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे घर में तो 8 कमरे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े, और घर में इतना सारा सामान भी है, तो बिना नौकरों के इतना सारा काम बेचारी प्रिया और समधन जी कैसे संभालते हैं? 8 कमरे? मुझे लगता है आप लोग आज हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। अरे हमारे घर में गिनकर 3 कमरे हैं और वो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। एक कमरा मेरा और प्रिया का, दूसरा मम्मी पापा का, और तीसरा जो पहले प्रेरणा का था, अब उसकी शादी के बाद हमने उस कमरे को स्टोर रूम बना दिया है। अब घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान या कूड़ा कबाड़ा होता है हम उसी रूम में रख देते हैं। अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए, मुझे ये तो बता दीजिए कि आपने अपना बड़ा सा फ्रिज कहाँ से लिया? मम्मी सोच रही थी कि अब घर के लिए भी उतना बड़ा फ्रिज ले ले, क्योंकि भाभी कह रही थी कि सामान रखने के लिए ये फ्रिज बहुत छोटा पड़ता है। आपके घर में तो बड़ा फ्रिज है ना? बताइए ना, कहाँ से लिया था आपने? अरे नहीं रक्षिता, ये तुम हमारे साथ आज कैसा मजाक कर रही हो? यहाँ तो डबल डोर वाला फ्रिज है और हमारे घर में तो सिंगल डोर वाला। भला सिंगल डोर का फ्रिज इससे बड़ा कैसे हो गया? अच्छा, फिर तो लगता है शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है ना भाभी? हाँ, अरे लगता है सब्जी खत्म हो गई। मैं अंदर जाकर और सब्जी लेकर आती हूँ। अरे रोटियाँ भी खत्म हो गई है, मैं अभी रोटियाँ सेक देती हूँ। हाँ। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो? आज सबके सामने जब प्रेरणा के मायके की पोल पट्टी खुलती है तो रक्षिता तो अपने ससुराल में किसी से नजरें ही नहीं मिला पाती। आज रक्षिता प्रेरणा को आड़े हाथ लेकर उसे अच्छा सबक सिखाती है। उस दिन के बाद तो प्रेरणा किसी बात में अपने मायके वालों की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करना तो दूर, अपने ससुराल वालों के सामने अपने मायके वालों का जिक्र करते हुए भी 100 बार सोचती है। ये कहानी शुरू होती है आलिया के घर से, जहाँ सुबह के 10 बजे तक आलिया खर्राटे ले रही थी। उठेगी कि नहीं तू? हाँ, एक तो खुद मेरी जान खाती है, ऊपर से इस नताशा को भी बुला लेती है। नताशा, उठ जा नताशा। सुबह हो गई क्या? नहीं, अभी रात है नताशा। तो फिर आप मेरे कमरे में क्यों हैं? अपने घर जाइए ना आंटी जी, अंकल जी वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये मेरा घर है और मेरी बेटी का कमरा। उठ तो, जब देखो मुंह उठा के यहाँ आ जाती है। ऐसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं मम्मी, ये मेरी बहन है। बहन, तेरी शादी से ज़्यादा तो मुझे नताशा की शादी की फिक्र होती है। इसकी शादी होगी तब जाकर तुझ में कहीं सुधार आएगा, वरना हमेशा की तरह तुम दोनों ग्रेजुएशन में फेल होती रहोगी। और तभी विमल कमरे में आता है और कहता है, फिक्र मत करो, इस बार तुम्हें एग्जाम में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधा मैं तुझे शादी के मंडप में बैठने का मौका दे रहा हूँ। लड़के वालों को बुला लिया है मैंने। ना पापा, मैं नताशा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी फिक्र तुम मत कर, उसका उसके परिवार वाले देख लेंगे बेटा। और नताशा, वैसे आज तुम्हारे पापा से बात हुई है मेरी, वो भी तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं, तो घर जाओ और अपना हुलिया सुधारो। हाँ। ये कहकर विमल और मीना कमरे से चले जाते हैं। अपनी सहेली से दूर होने के दुख से आलिया की आंखें भर आती है। तो फिक्र क्यों करती हो आलिया, मैं तेरे साथ दहेज में आऊंगी ना। वैसे भी शहर के चोमू लड़कों से मैं तो सेट होने वाली हूँ नहीं। और आलिया को देखने लड़के वाले पहुंच जाते हैं। मीना आलिया को तैयार करके लड़के वालों के सामने भेजती है। बड़ी होनहार है मेरी बेटी, सारा काम खुद करती है। सुबह 4 बजे उठकर योगा करती है, फिर नहा धोकर घर का काम, अपनी पढ़ाई, सब कुछ। वो सब तो ठीक है आंटी, पर मुझे कुछ और ही पूछना है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा आलिया, तुम तब से दरवाजे पर झांक झांक कर क्या देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? वो क्या ना, रोज़ एक कुत्ता इस वक्त दरवाजे पर आता है,
आलिया उसे रोटी देती है तो बस उसी की राह देख रही है। ओहो, आलिया जी की इस बात ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मुझे भी ना एनिमल्स बहुत पसंद है, तो मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का। अब रोहन ने हाँ कह दिया है तो फिर हम क्या ही कहेंगे। अब तो सीधा पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवा लीजिए विमल जी। यहाँ आलिया की शादी तय होती है, वहाँ नताशा की। अगले सुबह नताशा भागते हुए आलिया के घर आती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। मैं कहती थी ना कोई लड़का मेरा दिल नहीं जीत सकता, पर इस दिन ना जीत लिया। जीतता भी क्यों नहीं, मुंबई में जो रहता है मृदुल, क्या गोरा रंग, क्या बॉडी, ऊपर से करोड़ों की जायदाद है, सो अलग। मैंने तो कह दिया जल्द से जल्द तारीख निकालो शादी की। वैसे भी तू तो चली जाएगी, फिर यहाँ मेरा कहाँ मन लगने वाला है। कब की डेट है शादी की? तो सितंबर। तो फिक्र मत कर, मैं तेरी शादी अटेंड ज़रूर करूँगी, भले ही मुझे अपनी हल्दी के बाद भी क्यों ना तेरी शादी में आना पड़ जाए, मैं आऊँगी। नताशा और आलिया की बात विमल सुन लेता है। अब तो आलिया की शादी भी 2 सितंबर को ही होगी, वरना ये नताशा बारात में रोहन की जगह घोड़ी पर खुद बैठ जाएगी। शादी के बाद तो नताशा मुंबई चली जाएगी, पर कहीं ये शादी में ना पहुंच जाए। किसी तरह मुझे इन दोनों की शादी एक ही दिन करवानी होगी। और विमल सीधा पंडित जी को कॉल लगाता है। पंडित जी कुछ भी कीजिए, पर 2 सितंबर की तारीख निकलवाइए शादी की। 2 सितंबर को तो बड़े कम समय के लिए मुहूर्त है भाई साहब, और जजमान के लिए ये सुविधाजनक भी नहीं होगा। अगर मैं आपको 11,000 की भेंट दूँ तो हो जाएगा? अरे भेंट की क्या ज़रूरत है विमल जी, वैसे ब्राह्मणों को तो दान देना ही चाहिए। आप भिजवा दीजिए 11,000 मेरे घर में, मैं जजमान को 2 तारीख का मुहूर्त बता देता हूँ। और 2 तारीख को ही एक तरफ नताशा की शादी होती है, दूसरी तरफ आलिया की। जहाँ नताशा की विदाई पर उसका पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा था, विमल और उसकी बीवी बहुत खुश थे। आखिरकार अब उनकी बेटी और नताशा अलग जो हो रहे थे। पर ये तो विमल जी की गलत फहमी थी, क्योंकि आज के महान उपकरण मोबाइल फ़ोन को तो वो भूल ही गए थे। दुल्हन के जोड़े में अपने फ़ोन पर चैटिंग करती हुई आलिया दरवाजे पर पहुंचती है। फ़ोन कमरे में इस्तेमाल कर लेना आलिया, यहाँ सभी तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं और तुम फ़ोन चला रही हो, अच्छा लगता है क्या? अरे बहू, अभी से ही घर वालों की याद आने लगी क्या? हाँ? कल ही पग फेरे की रस्म है, तुम वापस घर चली जाओगी, टेंशन ना लो, बाद में चैटिंग कर लेना मम्मी से। और कलश को पैर मारकर आलिया अंदर आती है। तुम्हें लग रहा होगा बहू कि मैं तुमसे अभी और रस्म करवाऊंगी, तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं करवाने वाली। आराम से कमरे में जाओ और रेस्ट करो, अब जो भी होगा कल होगा। तभी आलिया के फ़ोन पर डेटा एग्जॉस्टेड का नोटिफिकेशन आता है। ओ शिट, मेरे फ़ोन का नेट ही ख़त्म हो गया। घर में वाईफाई है ना मम्मी जी? हाँ हाँ बहू है ना, पर रात को तुम्हें वाईफाई की क्या ज़रूरत पड़ेगी? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अपनी बीवी का घूंघट उठाने का सपना देखकर शर्माता हुआ रोहन कमरे में जाता है, पर वो सामने क्या देखता है? उसकी बीवी ने पहले ही नाइट ड्रेस पहन रखा है और वो वीडियो कॉल पर अपनी सहेली से बात कर रही है। ये सब क्या है आलिया? बाद में कर लेना नताशा से बात, आज तो हमारी पहली रात है, एक साथ एंजॉय करते हैं। अब मेरी दोस्त को उल्लू मत बनाइए जीजा जी, अभी बाहर आपने क्या कहा था? अभी रस्में कर लो, बात कमरे में कर लेना। आलिया ने मुझे बता दिया, तो अब कमरे में तो बातें ही होंगी ना। और अपनी बीवी के फ्री होने के इंतज़ार में रोहन सो जाता है। अच्छा आलिया, मृदुल आ गए, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ, मुझे जगा कर तू जा रही, यहाँ तो रोहन भी सो गया, अब मैं क्या करूँ? नींद भी उड़ गई मेरी। क्या जीजू सो भी गए, वो भी आज की रात को? जो लड़का तेरे लिए 2-3 घंटे वेट नहीं कर सका, वो ये रिश्ता चला पाएगा? मुझे नहीं लगता। अगली सुबह आलिया उठकर अपने पग फेरे की रस्म के लिए वापस से अपने मायके जाने को तैयार हो जाती है। यहाँ आलिया अपने घर पहुँचती है तो वहाँ नताशा और फिर से जम जाती है इन दोनों की मंडली। और बता नताशा, कैसे तेरे ससुराल वाले? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। वहाँ तेरी सास तुझे आराम करने को कह रही थी और यहाँ मेरी सास मुझसे कुछ न कुछ करवाए जा रही थी। ऊपर से मृदुल को भी किसी काम में फंसा कर रखा था उन्होंने। कितना लेट आया कमरे में वो। हे भगवान, ये तो तू गलत जगह फंस गई रे। पर तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। मैं एक अच्छे बाबा को जानती हूँ, उनके पास बस जाकर अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है, वो तेरी सास को तेरे काबू में लाने में तेरी मदद करेंगे। और अगर उससे काम न बना तो फिर मैं तो हूँ ही। पग फेरे के बाद आलिया अपने ससुराल तो पहुंच जाती है, पर उसका मन नताशा के पास ही था। नताशा से वीडियो कॉल पर बात करते करते आलिया अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाती है। कल तो मुझे शिक्षा दे रही थी,
और आज खुद वही गलती कर रही है। क्यों पहले ही अपने ससुराल वालों को बना बना कर खाना खिला रही है? उनकी आदत बिगड़ जाएगी। एक बार गरम गरम खाने की आदत लग गई ना, फिर तो अगर बिस्तर पर बीमार भी पड़ी रहेगी तब भी तेरे सास ससुर तुझसे खाने की उम्मीद रखेंगे। हाँ रे, ये तूने सही कहा। मैं जाकर मम्मी जी की हेल्प मांग लेती हूँ इस काम में। और तुझे भी ना ज़रूरत नहीं है अपने ससुराल वालों के लिए कुछ बनाने की। ऑर्डर कर देना बाहर से। सुन ना आलिया, तू कर देना ऑर्डर। वो क्या ना मृदुल तो मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं देते। कीड़े पड़े तेरे पति को, बड़ा गिरा हुआ है रे। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। आलिया वही करती है जो उसे नताशा करने को कहती, और आलिया खुद भी नताशा को सलाह देने में पीछे नहीं रहती। एक दोपहर किसी काम से रोहन ऑफिस से अपने घर आता है और वो जैसे ही कमरे में जाता है तो देखता है कि आलिया अभी भी नताशा से बात कर रही है। बाप रे बाप यार, तेरी ननद। उसे ठीक करने का ना एक ही उपाय है, हमारे मोहल्ले का रोहित। मैं मम्मी को कहकर रोहित का रिश्ता तेरी ननद के लिए भिजवाती हूँ। तू तो उसका ड्रामा जानती है। अगर मैं कह दूं कि रोहित तुम्हें एक लड़की को हाँ करना है तो वो मेरे लिए वो भी कर देगा। एक बार तेरी ननद की शादी हो जाए फिर वहाँ रोहित देख कैसे ठीक करता है उसे, और यहाँ तो आज़ाद हो जाएगी। पति रहेगा ऑफिस में, फिर तेरी सास अकेले तुझसे कितना ही लड़ लेगी। जब आगे पीछे तू ही दिखेगी ना तो अपने आप उसे तेरी मुट्ठी में आना पड़ेगा। ये सच है क्या आलिया? तुम क्या शिक्षा दे रही हो उसे? और किसी की लाइफ में इतना मत घुसो कि बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम हो। आप तो ऑफिस चले जाते हैं या कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, और मैं यहाँ अपनी सहेली से बात करती हूँ, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती रहती है। अभी अगर मम्मी जी प्रॉब्लम में होती तो क्या आप उनकी मदद नहीं करते? पर मैं और मम्मी एक ही परिवार के दो लोग हैं। नताशा कुंवारी नहीं रही, उसकी शादी हो गई है, उसका खुद का ससुराल है। कहीं कोई बात हो गई तो सब कुछ तुम पर आ जाएगा। आप इतने नेगेटिव क्यों हो जीजू? क्या आपको हमारी दोस्ती पसंद नहीं है? ऐसा है तो मैं कभी बात नहीं करूँगी आलिया से। ये कहकर नताशा गुस्से में फ़ोन काट देती है। आलिया कई बार नताशा को कॉल लगाती है पर नताशा फ़ोन नहीं उठाती। लगा दी ना आग, मिल गई शांति आपको? पता नहीं कैसे मानेगी नताशा। मुझे उसके पास मुंबई जाना होगा। आप ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लो, हम मुंबई जाएंगे। और अगर आपने मना किया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे ये कहाँ फंस गया मैं। और नताशा के प्यार में आलिया उससे मनाने उसके घर तक पहुंच जाती है। आलिया को अपने सामने देखकर नताशा जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती है। तो हंस क्यों रही है यार? देखा मेरा ड्रामा? मुझे पता था मैं अगर तुझसे नाराज होने की एक्टिंग करूंगी तो तू पक्का यहाँ आएगी। इसी बहाने हम मिल भी लेंगे और जीजू से मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। पर आज ना मेरी काम वाली नहीं आ रही है, सब कैसे होगा? ऊपर से मेरे सास ससुर भी तीर्थ को गए हैं। तू क्यों फिक्र करती है? मैं हूं ना। कहाँ है किचन? मुझे बता दे, 2 मिनट में सब संभाल लूँगी। और सच में आलिया किचन में जाती है, किचन की सफाई करके उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती है। अपने पति के लिए और नताशा के लिए नाश्ता बना कर लाती है। अपनी बीवी को इतना काम करता देख रोहन हैरान हो जाता है। तुम तो कहते थे मुझसे काम नहीं हो पाता, मम्मी जी पापा जी के लिए कैसे करूँ मैं? प्यार जीजू प्यार, मेरी फ्रेंड को मेरे से बहुत प्यार है। चलिए ये सब छोड़िए, अब खाने पर फोकस कीजिए, फिर शाम को हम घूमने चलेंगे। शाम को मृदुल, नताशा, रोहन और आलिया घूमने जाते हैं, जहां हर जगह रोहन को ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि नताशा तो कहीं भी खुद पैसे निकालने को तैयार ही नहीं थी। मूवी के पैसे आपने दिए रोहन, तो डिनर के पैसे मैं दूंगा। अब खुद को बहुत बड़ा तिस्मार खान समझ रहे हैं? मेरे जीजू आपको पेमेंट करने देंगे क्या? मेरे जीजू हमारे शहर के करोड़पतियों में से आते हैं और मुंबई में आप पेमेंट करके बड़े बन जाएंगे। मैं अपने जीजू को यहाँ नीचा नहीं होने दूंगी। आखिरकार मेरे मायके की बात है, आप ही पेमेंट कीजिए जीजू। हाँ, बोलने दीजिए इनको कुछ भी। ये तो बड़ी चालाक लोमड़ी है, पर आलिया को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वो समझे बहुत देर हो जाए। अब रोहन समझ चुका था कि उसकी बीवी के दिमाग में ये फितूर भरने वाली कोई और नहीं, नताशा ही है। 2 दिन नताशा के घर रहने के बाद आलिया अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल लौट आती है, पर अब भी सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। नताशा से पूछे बिना आलिया कुछ भी नहीं करती। एक रोज़ साड़ी बेचने वाली आलिया के घर आती है। बहू, तो अपने लिए कोई साड़ी पसंद कर ले और मेरे लिए भी पसंद कर दे। अगले महीने हमारी एनिवर्सरी है ना, तो रोहन कह रहा था कि छोटी सी पार्टी रखेगा, तो पहनने के लिए कपड़े तो लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी जी, मैं अभी नताशा को कॉल लगाती हूँ। और आलिया नताशा को वीडियो कॉल पर खुद के लिए और अपनी सास के लिए साड़ी पसंद करने को कहती है। ठीक है, पहले मैं अपनी साड़ी पसंद करूँगी। हाँ पापा कर लेना, और हमारे घर पार्टी होगी तो तू तो रहेगी ही ना। हाँ बेटा, तू भी आना और मृदुल जी को भी ले आना।
भैया भाई साहब को तो मैं खुद इनवाइट कर दूंगी। और संतोषी और सुरेश के एनिवर्सरी के दिन नताशा अपने ससुराल वालों के साथ वेन्यू पर पहुंच जाती है। बहू से ज्यादा तो नताशा ही हर जगह उछलती रहती है। यही है सही समय पटाखा फोड़ने का। वेटर जैसे ही बड़ा सा केक लेकर नताशा को क्रॉस करता है, रोहन वेटर के पैर में अपना पैर अड़ा देता है, जिससे वेटर का बैलेंस डगमगा जाता है और पूरा का पूरा केक वेटर नताशा की सास के ऊपर गिरा देता है। बहू, ये मैंने नहीं किया, मेरे पैर में किसी का पैर अड़ा था, इनका ही था शायद। मेरा पैर नहीं था मम्मी जी, ये जरूर आलिया की गलती है। मेरी बाजू में तो यही खड़ी है। करवा दिया ना प्रोग्राम का सत्यानाश तुमने। अंदाजा भी है तुम्हें कितनी महंगी साड़ियाँ पहनती है मेरी मम्मी जी। मेकअप 10,000 का है उनका। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मेरी गलती हो गई जो मैं आपको यहाँ लेकर आई। ये क्या कह रही हो नताशा तुम खुद ही कहती थी ना कि तुम्हारी सास डायन से कम नहीं है, और आज तुम उनके लिए मुझसे लड़ रही हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हे राम, तुम तो खड़े खड़े इंसान को निगल जाओ, इतना झूठ। पर तुमसे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं, तुम तो हमेशा से यही थी ना। एक नंबर की झूठी है ये मम्मी जी। अरे जो लड़की सारा काम आते हुए भी आधा काम अपनी सास से करवाती हो, वो किसी की सगी हो सकती है? यहाँ तक कि जीजू से छुप कर ना आलिया उनके कपबोर्ड से पैसे भी निकालती है। शादी के पहले भी कम चक्कर नहीं थे उसके। बस एक शब्द और नहीं नताशा, लेकर जाओ यहाँ से। मेरे ही घर में मेरी बीवी से इस तरह बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये लड़की तो शादी के पहले भी झोंक की तरह चिपकी रहती थी आलिया से। कितनी बार मैंने मना किया तुझे कि शादी के पहले के रिश्ते को मायके में ही छोड़ दे, पर तू नहीं मानी। देख रही है कैसे सभी के बीच तेरी इंसल्ट कर रही है ये। मैंने तुझे अपनी सगी बहन माना, पर तू तो नाग निकली नाग। निकल जा मेरे घर से। और आलिया धक्के मारकर नताशा को अपने घर से बाहर निकाल देती है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने नताशा की कही सुनकर आप सबके साथ बहुत गलत किया, फिर भी आप लोगों ने मुझे कभी भला बुरा नहीं कहा। यहाँ तक कि रोहन के पैसे निकाल कर मैं नताशा की मदद भी करती थी। तो क्यों फिक्र करती है बहू? मुझे पता है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, और यह सब तो रोहन ने खुद प्लान किया था ताकि तेरे सामने नताशा की असलियत आ सके, और तूने देखी ना उसकी असलियत। और मैं भी तुमसे नाराज़ नहीं हूँ आलिया, पर हर बार मैं तुम्हें इस तरह बचा नहीं पाऊँगा। तुम्हें खुद ही समझना होगा कि कौन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और कौन तुमसे सच में प्यार करता है। आलिया को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब वो कसम खाती है कि अब की बार किसी की भी सुनकर वो कोई काम नहीं करेगी, और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। शांति निवास में शांति की जगह हर समय क्रांति रहा करती थी। कैसे जानते हैं इस कहानी में? शांति अपनी दो बहू नेहा और प्रीति के साथ रहती थी। कहने को तो नेहा और प्रीति काफी समझदार थे, लेकिन जब काम की बारी आती तो वो दोनों ही काम चोरी करती। ऐसे ही एक दिन शांति अपनी बड़ी बहू नेहा से कहती है, नेहा बहू, आज मुझे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? दोपहर हो गई, तुम दोनों को तो खाना खाना नहीं है, लेकिन मुझे तो खाना दे दो। माँ, मैंने प्रीति को कहा था, उसने अब तक आपको खाना नहीं दिया। आप यहीं रुकिए, मैं अभी उसको बोलती हूँ। इतना बोलकर नेहा अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, प्रीति, तुमने माँ जी को अब तक खाना नहीं दिया, तुम्हें टाइम नहीं दिख रहा है क्या? माफ़ करना दीदी, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ। एक काम कीजिए ना, आप ही माँ जी को खाना दे दीजिए। वैसे भी आप तो माँ जी की फेवरेट हो, आप इस घर की बड़ी बहू जो हो। अच्छा, जब माँ जी तुम्हारे लिए सामान लाती है तब तो तुम ये बात नहीं कहती कि दीदी आप इस सामान को आप ही रख लीजिए, वैसे भी आप माँ जी की पसंदीदा बहू हो। हाँ तो क्यों कहो, आखिर माँ जी वो सामान मेरे लिए लाती हैं, मैं अपनी चीज़ें आपको क्यों दूँ? हाँ, तो जिस तरह सामान तुम्हारा होता है वैसे माँ जी भी तो तुम्हारी है, इसलिए माँ जी का ख्याल रखना तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। अरे तो आप रखती कहाँ हैं? जैसी मैं हूँ वैसी ही आप भी हैं। खैर इन सब बातों को छोड़ो और इधर देखो, सेल लगी है। सेल का नाम सुनते ही नेहा भी अपनी सास को भूल जाती है और अपनी देवरानी के साथ फोन में ऑनलाइन कपड़े देखने लगती है। वहीं शांति अपनी बहुओं का इंतजार करने लगती है, लेकिन ना तो नेहा आती है और ना ही प्रीति। जिसके बाद शांति खुद ही किचन में जाती है और खाना लेकर अकेले खाती है। कुछ ही घंटों बाद रात हो जाती है। सभी लोग रात का खाना खा रहे थे, तभी शांति एक बार फिर अपनी बहू से कहती है, नेहा, प्रीति, खाना खाने के बाद बर्तन धो लेना, क्योंकि रात के बर्तन सुबह नहीं धोने चाहिए। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आज रात का खाना मैंने बनाया है ना, तो रात के बर्तन दीदी धो ही देंगी।
क्यों दीदी, धो दोगी ना आप? अरे मैं क्यों धोऊंगी? अरे पे मैं अकेले थोड़ी ना खाना खा रही हूँ, सब खाना खा रहे हैं। और वैसे भी अगर तुमने खाना बनाया है तो बर्तन धो दोगी तो क्या कुछ हो जाएगा। देखो दीदी, आप ना अपना काम मेरे सर पर मत थोपो। मैं अपने काम में काम चोरी नहीं करती। ओह अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं अपने काम से काम चोरी करती हूँ। प्रीति, मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझी? उन दोनों की ऐसी लड़ाई देख शांति और उसके दोनों बेटे अपने सर पर हाथ रखकर परेशान हो जाते हैं। यार नेहा, बस भी करो, चुप हो जाओ। अगर तुम्हें बर्तन नहीं धोना है तो मत धोना, लेकिन कम से कम ऐसे लड़ाई तो मत करो। मैं नहीं लड़ रही हूँ विक्रम जी, बल्कि मैं इसको बता रही हूँ कि काम चोरी आखिर होती क्या है। अरे बहू, तुम दोनों कुछ मत करना, मैं खुद बर्तन धो लूंगी, पर फिलहाल खाते समय तो शांत हो जाओ। अपनी सास की बात सुनने के बाद अब सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं शांति किचन में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। वो जब किचन में बर्तन धो रही थी तभी उसका छोटा बेटा राघव आता है और अपनी माँ को बर्तन धोता देख उदास हो जाता है। माँ फटिए, मैं बर्तन धो देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू जाकर आराम कर, वैसे ही तू ऑफिस से थका हारा आता है। कोई बात नहीं माँ, मैं आपका बेटा हूँ ना, इसलिए एक बेटा होने के नाते मैं आपकी हेल्प तो करवा ही सकता हूँ। राघव की बात सुनकर शांति मुस्कुराती है, जिसके बाद अब दोनों माँ बेटे बर्तन धोकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा और प्रीति की काम चोरी बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक सुबह राघव प्रीति से अपनी फाइल के लिए पूछता है। प्रीति, मैंने तुम्हें हफ्ते भर पहले एक फाइल दी थी, जरा वो फाइल तो देना। फाइल? एक मिनट, मैंने दीदी को वो फाइल रखने के लिए दे दी थी, उन्होंने ही वो फाइल रखी होगी कहीं। क्या तुमने वो इम्पोर्टेंट फाइल भाभी को दे दी? हाँ, तो इसमें इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो? दीदी को ही तो फाइल दी है, वो अच्छे से सामान रखती है इसलिए। क्यों, फाइल तुमसे नहीं रखी जाती क्या? अब जाओ मांग कर लाओ भाभी से वो फाइल। राघव की बात सुनकर प्रीति अपनी जेठानी के पास जाती है और उससे राघव की फाइल मांगती है। प्रीति, तुम कौन सी फाइल की बात कर रही हो? मैंने तो राघव की कोई फाइल नहीं रखी। भाभी, ये आप क्या कह रही है? अरे अभी कुछ समय पहले ही तो मैंने आपको फाइल दी थी और आपने कहा भी था कि आप भैया की फाइल के साथ इसे रख देंगी। अच्छा, वो वाली फाइल। हाँ, वो फाइल मैंने रखी थी, लेकिन अगले दिन विक्रम को बाहर जाना था ना, इसलिए मैंने उनके बैग को खाली कर दिया। और मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई तो थी, मैंने कहा था कि तुम राघव की फाइल ले जाओ। नेहा की ये बात सुनकर अब प्रीति काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि वो फाइल राघव की इम्पोर्टेंट फाइल थी और अगर वो खो जाती तो शायद राघव का गुस्सा घर में कोई नहीं झेल सकता था। राघव की फाइल कहाँ होगी, बस प्रीति यही सोच रही थी। तभी उसके पास उसकी सास शांति आती है। क्या हुआ बहू, इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ जी, वो... हाँ बोल, क्या हुआ? शांति के सवाल को सुनकर प्रीति अपनी सास को सारी बात बता देती है। प्रीति की परेशानी देखकर शांति उसे समझाते हुए कहती है, अरे बहू चिंता मत कर, राघव की फाइल राघव को मिल चुकी है। क्या? पर कहाँ? और उन्हें फाइल किसने दी? मुझसे तो वो फाइल खोई नहीं थी, बल्कि उस फाइल को मैंने संभाल कर रख दिया था। अगर तुम ध्यान से रखती तो शायद तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। तुम दोनों देवरानी जेठानी अपना काम एक दूसरे पर थोप देते हो। अरे कभी सोचा है कि तुम दोनों की इस लापरवाही की वजह से घर में सभी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्रीति की गलती पर आप मुझे सुना रही हैं। दैट्स नॉट फेयर। हाँ, ये गलती तो प्रीति की है, लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती है। अरे तुम जानती भी हो, अगर आज राघव की फाइल खो जाती तो कितनी दिक्कत हो जाती। सोचो, राघव की जगह अगर विक्रम होता तो। शांति की बात सुनकर अब नेहा और प्रीति दोनों की नजरें झुक जाती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना काम प्रीति को सौंप देती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही हैं, हम दोनों को ही खुद का काम खुद कर लेना चाहिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम अपना काम खुद ही करेंगे, और तो और हम कभी कोई काम चोरी नहीं दिखाएंगे। हाँ माँ जी, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है, आज के बाद हम कभी कोई काम चोरी नहीं करेंगे, और ये हमारा वादा है आपसे। अपनी दोनों बहुओं की बात सुनने के बाद शांति के चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान आती है और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब शांति की बहुएं अपना काम खुद करने लगती है।
ये देखकर शांति को भी काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन शांति की बेटी शीतल अपने मायके आती है। माँ देखो मैं आ गई। शीतल की आवाज सुनकर शांति, नेहा और प्रीति भी हॉल में आती हैं। अरे शीतल, तुम आ गई? हाँ भाभी मैं आई। एक्चुअली मुझे यहाँ आने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। लेकिन वो क्यों? क्योंकि मेरी सास मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रही थी। उनका कहना था कि अगर मैं यहाँ आऊंगी तो लंबे समय तक यहीं रह जाऊंगी। इसका मतलब है कि तेरी सास भी तेरे रग रग से वाकिफ हो गई है। क्या माँ, आप भी ना। वैसे भाभी मैं क्या कह रही थी कि मैं बहुत समय बाद आज मायके आई हूँ ना, तो क्यों ना आज आपके हाथ की खीर हो जाए। लेकिन शीतल, तुम्हारी तो दो दो भाभियां हैं, तुम किसके हाथ की खीर खाना चाहती हो? भाभी मेरी दो दो भाभियां हैं, इसी बात की तो खुशी है। मेरी एक भाभी मेरे लिए खीर बनाएगी और दूसरी कचौरी। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। शीतल की बात सुनकर नेहा और प्रीति एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और बिना कुछ बोले वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। लेकिन शीतल के इस ऑर्डर को देखकर नेहा और प्रीति का मुंह बन जाता है। दीदी मैं शीतल के ऑर्डर को नहीं मानने वाली। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को बदला है और उसके इस ऑर्डर को मानकर मैं फिर से पहले जैसे नहीं बनना चाहती। ये तो मैं भी नहीं चाहती प्रीति, लेकिन क्या करें, हमारी ननद इतने समय बाद हमारे घर आई है और उसको हम मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उसे मना कर दिया तो इस घर में दोबारा तगड़ा कलेश हो जाएगा। अरे दीदी अगर हम कुछ मना नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम काम चोरी तो कर सकते हैं ना। मतलब ये कि हम अपना पुराना तरीका अपनाएंगे। प्रीति की बात सुनकर नेहा मुस्कुराने लगती है, क्योंकि नेहा उसकी कही बातें अच्छे से समझ जाती है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। शाम हो जाती है पर घर में खाना अब तक नहीं बनता, और जब ये बात शीतल और शांति को पता चलती है तो शांति अपनी बहू से पूछती है, अरे बहू, अब तक तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? क्या दीदी ने अब तक खाना नहीं बनाया? पर मैंने तो दीदी को कह दिया था कि मुझे ना तो कचौरी बनानी आती है और ना ही खीर। अरे मुझे भी नहीं आती, सारा काम मैं करूं और क्रेडिट तुम ले जाओ, हैं? प्रीति और नेहा की इस तरह की बहस सुनकर शीतल बीच में ही बोलती है, भाभी रहने दीजिए, भूल गई थी मैं कि आप दोनों से काम तो हो ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी। इतना बोलकर अब शीतल खुद ही खाना बनाती है और सबको खिलाने के बाद बर्तन भी धोती है, क्योंकि शीतल को अपने मायके के काम करने पड़ रहे थे, बस इसलिए वो अगले ही दिन अपने ससुराल चली जाती है। और इस तरह उन लोगों की काम चोरी उनके लिए पहली बार काम आती है। चंचल की माँ विमला और पिता मनोज ने अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई है, लेकिन वो अपनी एक ही जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, और वो है चंचल की शादी। जी हाँ, चंचल का रंग काला है और इसी वजह से उसकी शादी होने में बहुत परेशानी हो रही है। चंचल की माँ, पंडित जी से बात हुई तुम्हारी? कोई रिश्ता आया क्या हमारी चंचल के लिए? हाँ, सुबह ही बात हुई थी पंडित जी से। बोल रहे थे कि वो जिसको भी चंचल का फ़ोटो दिखाते हैं वो तो फ़ोटो देखते ही मना कर देते हैं। कहते हैं लड़की बहुत काली है। आजकल लोग गुणों को नहीं, शक्ल सूरत को ही अहमियत देते हैं। चलो कोशिश करते हैं, कोई तो होगा हमारी बेटी की किस्मत में। चंचल के छोटे भाई मनोज की पत्नी है प्रिया। प्रिया और चंचल की आपस में बहुत बनती है। एक दिन चंचल अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी कुछ सोच रही थी, तभी प्रिया ने आकर कहा, चंचल दीदी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं प्रिया, ऐसे ही। आप तैयार हो जाओ, लड़के वाले आ रहे हैं आपको देखने। प्रिया ये सब कब तक चलता रहेगा? शादी करना ज़रूरी है क्या? लोग आते हैं, मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दीदी आप क्यों इतना सोच रही हो? सच यह है कि जो लोग आपको रिजेक्ट करके गए ना, वो आपके काबिल ही नहीं थे। प्रिया मुझे मत समझाओ, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती, लेकिन मम्मी पापा मेरी वजह से इतने परेशान रहते हैं, तो मुझे ना चाहते हुए भी तैयार होकर लड़के वालों के सामने जाना पड़ता है। आप परेशान मत हो दीदी, देखना कोई ना कोई लड़का ज़रूर होगा जो आपके चेहरे से नहीं आपके दिल से प्यार करेगा। चंचल तैयार हो जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चंचल के साथ वही हुआ जो होता आया था। इस बात से चंचल को बहुत दुख हुआ। प्रिया ने चंचल से कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैंने मैट्रिमोनियल साइट्स पर आपका प्रोफाइल बना दिया है, देखना कोई ना कोई अच्छा लड़का आपको ज़रूर मिल जाएगा।
कुछ ही दिनों में एक लड़के ने चंचल को पसंद किया और प्रिया चंचल को उस लड़के से मिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गई। चंचल ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो वो हैरान होकर बोली, विवेक तुम? हाँ चंचल, मैंने मैट्रिमोनियल साइट्स पर तुम्हारी फ़ोटो देखी तो बस तुमसे मिलने आ गया। अरे आप दोनों पहले ही एक दूसरे को जानते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिया, विवेक मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। विवेक जी, मैं चंचल दीदी की भाभी हूँ। आप दोनों आराम से बात करो, मैं बाहर घूम कर आती हूँ। प्रिया बाहर चली जाती है। विवेक चंचल से कहता है, तो चंचल, तुम शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हो? मैं नहीं ढूंढ रही हूँ विवेक, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब मेरी शादी होगी भी। मेरे लिए रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन रंग की वजह से सब मुझे रिजेक्ट करके चले गए। चंचल, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विवेक, क्यों मजाक कर रहे हो? तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। मेरे पीछे वक्त बर्बाद मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ चंचल, मैं आज ही अपनी माँ से बात करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मना मत कर देना। विवेक अपनी माँ सुधा को चंचल की फ़ोटो दिखाता है। चंचल की फ़ोटो देखते ही सुधा कहती है, बेटा ये किस काले बैंगन की फोटो दिखा रहा है? मुझे तो लगा था तूने अपनी मर्जी से लड़की पसंद की है तो कोई परी जैसी होगी, लेकिन ये क्या है बेटा? माँ, चंचल बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल तो लो। सुधा को चंचल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी विवेक ने अपनी माँ के खिलाफ जाकर चंचल से शादी कर ही ली। अगले दिन चंचल की मुंह दिखाई थी, लेकिन सुधा को इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि वो अपनी काली बहू का मुंह रिश्तेदारों के सामने कैसे दिखाएगी। इसलिए वो अपनी बहू से कहती है, बेटा तेरी वजह से मेरा बेटा पागल हो ही गया है और उसने पागलपन में तुझसे शादी भी कर ली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तेरी मुंह दिखाई की रस्म हो। लेकिन माँ, सारे रिश्तेदार और पड़ोसी तो आ चुके हैं, हम उन्हें वापस कैसे भेजेंगे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ बहू, क्या करूँ? सुनो, तुम लड़कियाँ वो आजकल फाउंडेशन क्रीम का इस्तेमाल करती हो ना, अच्छा सा मेकअप करती हो, तो तू वही लगा ले, उससे तेरा काला रंग दब जाएगा। और हाँ, हाथ और पैरों में भी लगा लियो, उसके बाद ही बाहर आना। चंचल ने ऐसा ही किया। मेकअप से उसका काला रंग दब गया और वो बहुत सुंदर दिखने लगी। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। सबके जाने के बाद सुधा ने कहा, आज तो मैंने अपनी जान और इज्जत बचा ली, लेकिन याद रहे बहू, तू अब किसी के सामने अपने असली रूप में नहीं आएगी, समझी? इतने में विवेक आ जाता है और कहता है, अरे माँ, क्या समझा रही हो अपनी बहू को? अरे चंचल, तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है? बेटा आज बहू की मुंह दिखाई थी ना, तो मैंने बहू से कहा कि मेकअप ही कर ले। माँ, मुझे पता है आपको चंचल के रंग से बहुत परेशानी है, लेकिन ये जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है, इसलिए आप ये सब मत किया करो ना। विवेक ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन सुधा कहाँ मानने वाली थी। एक दिन सुधा के घर पर उसकी भाभी आने वाली थी। सुधा ने अपनी बहू से कहा, कल्लो, ओ कल्लो, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? देख मेरी भाभी आने वाली है। विवेक की शादी पर वो आ नहीं पाई थी। अगर उन्हें ज़रा भी पता चल गया ना कि तेरा रंग काला है, तो सारे खानदान में मेरा मजाक बनाएगी। इसलिए तू कभी भी बिना मेकअप के उसके सामने मत आना। माँ जी, मुझसे ये क्या नए नए ड्रामे करवाती है। इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करती, कम से कम ये रोज़ रोज़ की झूठ से तो बचती। बेचारी चंचल अपनी सास की सारी बातें चुपचाप मान लेती है। सुधा की भाभी घर आती है तो चंचल को देखकर कहती है, सुधा, तुम्हारी बहू तो अच्छी है, लेकिन इसने इतना मेकअप क्यों किया है? भाभी वो क्या है ना, नई नई शादी हुई है और मेकअप करना तो आजकल का फैशन है ना? सुधा की भाभी पूरा दिन रुकती है। जब उसके चलने का समय आता है तो कहती है, सुधा, तुम्हारी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है और स्वभाव तो बहुत ही सरल है इसका, मुझे तो बहुत पसंद आई। ये कहकर सुधा की भाभी चली जाती है। फिर सुधा कहती है, लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का कि भाभी को मेरी काली बहू के रंग का पता नहीं चला, नहीं तो सारे खानदान में ढिंडोरा पीट पीट कर बताती। सुधा किसी को बताना ही नहीं चाहती थी कि बहू का रंग काला है। एक दिन सुधा की पड़ोसन उसके घर आकर बैठ गई। सुधा सीधा अपनी बहू के कमरे में गई और उससे कहने लगी, सुन, पड़ोसन आई है, बिना मेकअप के कमरे से बाहर मत आना।
माँ जी, मेरा मेकअप का सामान तो खत्म हो गया है। बहू, एक तो तू काली है, ऊपर से तेरी करतूत भी काली। अरे ये बात पहले बताती ना कि मेकअप खत्म हो गया है। अच्छा, अब तू कमरे से बाहर मत आना, मैं बोल दूंगी कि तेरी तबीयत खराब है। अब सुधा ने पड़ोसन को ऐसा ही बोला। इतने में चंचल की भाभी प्रिया भी आ गई। प्रिया ने सुधा से कहा, आंटी जी नमस्ते, चंचल दीदी कहाँ है? नमस्ते बेटा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। चंचल की ना तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में है, जाकर मिल लो। सुधा की बात सुनकर प्रिया कमरे में जाती है तो चंचल बिल्कुल ठीक होती है। अरे चंचल दीदी, आप तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आपकी सास ने ऐसा क्यों कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो उनकी पड़ोसन आई है ना, और मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है इसलिए। तो चंचल ने सारी बात प्रिया को बता दी। प्रिया को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अब 2 दिन बाद विवेक का बर्थडे था। उसने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इनवाइट किया। तब सुधा ने अपनी बहू से कहा, चंचल, विवेक की जन्मदिन की पार्टी में बहुत लोग आ रहे हैं, तू अच्छी तरह से मेकअप करना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तू काली है। चंचल ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया। शाम को सुधा के घर मेहमानों का आना शुरू हुआ। सभी लोग आ गए। तभी विवेक ने अपनी पत्नी को बुलाया। चंचल बिना मेकअप सबके सामने आ गई। सभी मेहमान चंचल को देखकर हैरान रह गए। सुधा बहन, ये तुम्हारी बहू को क्या हो गया? ये तो चांदनी रात से अमावस की रात लग रही है। अरे बहू, तू ऐसे कैसे आ गई? देख कितने सारे लोग आए हैं, सब मजाक बनाएंगे। माँ, बनाने दो अगर कोई मजाक बनाता है तो, लेकिन मेरी बीवी दोहरी जिंदगी नहीं जिएगी। वो जैसी है वैसी ही रहेगी। आंटी जी, क्या बोल रही थी आप मेरी ननद को? अमावस की रात? आपने अपनी बहू को देखा है? ना सूरत अच्छी है, ना सीरत, ना कोई ढंग से काम कर पाती है, और आप ही सारी ज़माने में उसकी बुराई करती हो ना। चंचल दीदी आपसे और आपकी बहू से लाख गुना अच्छी है। चंचल दीदी का तो सिर्फ रंग काला है, लेकिन आपके तो दिल भी काले हैं। प्रिया ने चंचल का बहुत साथ दिया। अपनी भाभी की बातें सुनकर चंचल की आंखों में आंसू आ गए। चंचल विवेक जैसा जीवन साथी पाकर बहुत खुश है। घर आए सभी मेहमानों ने चंचल के हाथों का बना खाना खाया और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। उधर सुधा भी चंचल के साथ किए बर्ताव के कारण बहुत पछता रही है। हालांकि इस बात का अंदाज़ा सुधा को भी था कि उसकी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन समाज ने सबके सामने जो काले गोरे का भेद रखा है, सुधा उससे बाहर नहीं आ पा रही थी।